नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे CGPSC द्वारा जो 14 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम लिया गया है, सहायक संचालक कृषि भर्ती। हम इसे ADI CGPSC भर्ती भी कर सकते हैं और यह एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2020 को CGPSC द्वारा लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ से 50 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आगामी और अन्य एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है ये प्रश्न। चलते हैं, प्रश्नों को अध्ययन हम करेंगे। इसमें प्रश्नों की संख्या आप देखेंगे तो 150 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 100 जो प्रश्न थे वो सब्जेक्ट वाइज थे और 50 प्रश्न कॉमन थे, जो कि छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ था। छत्तीसगढ़ सामान्य ग्रंथ से 50 प्रश्न पूछा गया था। ये जो हम अध्ययन कर रहे हैं ये सेट सी का है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप सबसे पहला प्रश्न देखेंगे। यहाँ सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीति आयोग के समक्ष राज्य का आयोजना प्रस्तुत राज्य सरकार की ओर से कौन प्रस्तुत करता है? आखिर इसका आंसर क्या है? ये संविधान का प्रश्न है, जो कि राज्य संविधानी से जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, जो कि सही जोड़ी हमें मिलान करना है। यहाँ आप देखेंगे दूसरा प्रश्न पे तो पूछा गया, नगरीय निकाय के नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, हम ये जानते हैं, और नगरीय निकाय के विषय में कौन कौन सी बातें इसमें से सही है ये हमें टिक करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है, ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, अर्थात नगरीय निकाय संवैधानिक निकाय होते हैं। इसके बाद है, नगरीय निकाय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। नगरीय निकाय इन्हें करारोपण का अधिकार होता है, अर्थात नगरीय निकाय को करारोपण का अधिकार होता है। इनमें से कौन कौन सा सही है ये हमें सिलेक्ट करना है। तो हम यहां क्लियर कर दे, इसमें से चारों ऑप्शन सही है। इसका आंसर है डी ऑप्शन। इसके बाद यहां आप अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य विधानसभा होते हैं, छत्तीसगढ़ में भी राज्य विधानसभा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा कहते हैं, जिसमें 90 सीट है। एक जो आंग्ल भारतीय समुदाय होते हैं उनको मिलाकर टोटल 91 हो जाते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक सदस्य जो उपचुनाव में निर्वाचित किया गया हो। तो आप ध्यान देंगे, जो उपचुनाव में निर्वाचित होगा वो शेष कार्यकाल के लिए चुना जाता है, क्योंकि राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। अगर कोई उपचुनाव होता है तो वो 1 साल या 2 साल या 2.5 साल के बाद होता है, तो शेष कार्यकाल का जो होता है वो 2.5 साल या 4 साल या 2 साल का रहेगा, तो वो कम हो जाता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी सबसे लंबा नहीं होता, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसा भी अभी चल रहा है, 2.5 साल का मान लो मुख्यमंत्री बना तो उसका कार्यकाल लंबा नहीं हुआ, और इनका कार्यकाल 5 वर्ष से ही निश्चित रहता है। और आप दूसरा देखेंगे, डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर केवल शपथ ग्रहण तक का रहता है। जब चुनाव होता है राज्य विधानसभा का, तो सबसे पहले डिप्टी स्पीकर का चुनाव होता है। सॉरी, ये मिस्टेक हो गया था, डिप्टी स्पीकर का चुनाव स्पीकर के बाद होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल किसका होता है? तो स्पीकर का होता है। अब बात आती है कि स्पीकर का कार्यकाल सबसे लंबा कैसे होता है। तो स्पीकर तब तक बना रहता है जब तक नए स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता है, वो अपने पद पर बना रहता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है तब भी वो स्पीकर ही बना रहता है। इसीलिए राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो सी ऑप्शन इसका स्पीकर आएगा आंसर। इसमें अगला चौथा प्रश्न है, माथे पर
गोदना किस जनजाति की विशेषता है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मुरिया जनजाति, बैगा जनजाति, कमार जनजाति और बिंजवार जनजाति। तो इसका आंसर है पहला ऑप्शन मुरिया। मुरिया जनजाति की जो महिलाएं होती हैं, चाहे हम मुरिया जनजाति के हैं या अबुजमाड़िया या अगरिया या भारिया, इसके अलावा भूमिया, ये 5 जनजाति होती है जिनकी जो महिलाएं गोदना गोदवाती है अपने सिर पर। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन। इसमें अगला है 5वां प्रश्न, और 5वां प्रश्न क्या है? तो किस आदिवासी समूह का यह विश्वास है कि सरना जो वृक्ष है उसमें देवों का निवास होता है? तो हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की आदिवासी में कि उराव जनजाति के लोग सरना वृक्ष की पूजा करते हैं, और उराव जनजातियों का मानना है कि सरना वृक्ष में सरना देवी का निवास होता है। इसका ऑप्शन क्या है? तो आंसर सी ऑप्शन है। इसके बाद है अगला 6वां प्रश्न, किस जनजाति में लाल मिट्टी से बनी रसोई घर जिसे लाल बंगला कहा जाता है पाया जाता है? किस जनजाति में पाया जाता है लाल बंगला? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पहला ऑप्शन भूंजिया। भूंजिया जनजाति में लाल बंगला पाया जाता है जिसे रसोई घर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि भूंजिया जनजाति में लाल बंगला से आशय होता है रसोई घर, जिसका निर्माण भूंजिया जनजाति द्वारा लाल मिट्टी से कराया जा रहा था। इसका आंसर है पहला ऑप्शन। इसके बाद है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है? तो किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहा जाता है? यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीजीपीएससी में घोटुल से जुड़ा प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है। किसका संबंध? जैसे कि इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन मुरिया। या हम इसे मुड़िया जनजाति भी कह सकते हैं। मुरिया एंड देयर घोटुल प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे अगर तैयारी करते हैं तो। इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन मुरिया। मुरिया जनजाति का युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। इसके बाद है 8वां प्रश्न, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? जैसे कि कोई जनजाति है इनमें से जिनका सही आंसर है, वो जनजाति के लोग बांस से पारंपरिक रूप से जुड़े रहते हैं। बांस से कुछ सामान बनाते हैं, टोकरी, सूपा, इस तरह से, और उनकी आजीविकाएं चलती रहती हैं। तो इनमें से कौन सी जनजाति है, यह हमें इसमें टिक करना है। इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। इसका सही आंसर है कमार। कमार जनजाति के लोग का पारंपरिक रूप से आजीविका का साधन है बांस। इसके बाद है 9वां प्रश्न, और 9वां प्रश्न क्या है? 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? ध्यान देंगे, एक पूर्ण विकसित आश्रम है धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना राजमोहिनी देवी द्वारा किया गया था। राजमोहिनी देवी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को भी हम जान लेते हैं, जैसे कि राजमोहिनी देवी का जन्म सरगुजा जिला में हुआ था। यह हमें याद रखना है, सरगुजा जिला में हुआ था। और कौन सा स्थान में हुआ था? तो ग्रोग्रोरी नामक ग्राम में इसका स्थापना हुआ था। जब महात्मा गांधी जी पूरे भारत में आदर्श बने हुए थे, तो उनके आदर्शों पर विश्वास करते हुए 1951 में जब अकाल पड़ा छत्तीसगढ़ में, तो बापू धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। यह संस्था आदिवासी कल्याण का कार्य भी करती थी। यही धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल को इस एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है इसमें 10वां प्रश्न, गेड़ी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? मुरिया। मुरिया जनजाति द्वारा गेड़ी नृत्य किया जाता है, और मुरिया जनजाति में इसे डिटोंग के नाम से जाना जाता था। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लिया, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर।
11वां प्रश्न है, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है गोंड जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति और तीसरा दिया हुआ है उराव और चौथा दिया हुआ है यहाँ ऑप्शन में भूंजा जनजाति। तो इनमें से कौन सा आंसर है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन भूंजिया जनजाति। इसके बाद है 12वां प्रश्न और 12वां प्रश्न है, फाल्गुन मड़ई मेला का आयोजन कहाँ होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चंपारण्य, कोंडागांव, राजनांदगांव और राजिम। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन कोंडागांव। कोंडागांव जिला में फाल्गुन मड़ई मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद है 13वां प्रश्न और 13वां प्रश्न क्या है? तो प्रसिद्ध संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चक्रधर समारोह कहाँ होता है? चक्रधर सांस्कृतिक पर्व का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? चक्रधर सम्मान का संबंध किससे है? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चक्रधर सम्मान का संबंध क्या है? तो संगीत एवं नृत्य कला से है। और संगीत एवं नृत्य चक्रधर सांस्कृतिक पर्व कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन रायगढ़ जिला में होता है। इसके बाद है 15वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किससे है? ध्यान देंगे आप, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर संभावित है। इसका आंसर हो सकता है प्रोत्साहन राशि वितरण, क्योंकि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो धान और मक्का बेचे हैं किसान, इसके अलावा गन्ना भी इसमें शामिल है, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दिए जा रहे हैं जिसे हम अदान सहायता राशि भी कहते हैं। तो इसका सही संभावित आंसर क्या है? बी ऑप्शन। इसके बाद है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी का कौन सा स्वरूप नहीं पाया जाता? इनमें से कौन सा बेरोजगार का स्वरूप छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन चक्रीय बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता, ये विकसित देशों में पाया जाता है। इसके बाद है 16वां प्रश्न, नील क्रांति योजना का संबंध किससे है? इसका क्या आंसर है? आप जरूर जानते होंगे। नीली क्रांति, यहाँ नील लिखा हुआ है, इसका कहने का अर्थ है कि नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है सी ऑप्शन मत्स्य पालन, अर्थात मछली पालन से जुड़ा हुआ है नीली क्रांति या नील क्रांति। इसके बाद है 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है? तो एकल व्यक्ति कनेक्शन में कितने यूनिट तक बिजली निःशुल्क प्रदान की जाती है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 20 यूनिट, 30 यूनिट, 40 यूनिट, 50 यूनिट। इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर है बी ऑप्शन 30 यूनिट। हम इसमें आपको बता दें कि एकल व्यक्ति कनेक्शन में 30 यूनिट तक विद्युत निःशुल्क प्रदान की जाती है। साथ ही कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष 3 HP तक के एक पंप पर 8000 यूनिट तथा 3 से अधिक और 5 HP तक के पंप पर 7500 यूनिट निःशुल्क विद्युत सुविधा प्रदान की जाती है। इसी प्रश्न को इसमें पूछा गया है। इसके बाद है 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न क्या है? तो छत्तीसगढ़ में मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? ध्यान देंगे, प्रश्न क्या है? मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला में किया गया है। हम आपको बता दें कि मल्टी स्किल सेंटर की स्थापना गनियारी बिलासपुर में की गई है, जिसके तहत प्रदेश में माता बहनों को रोजगार मिलेगा। पहले यह फिरोजाबाद जो मल्टी
स्किल सेंटर है। इसका संबंध चूड़ी से जुड़ा हुआ है, जो हाथ में महिलाएं पहनती है उसी चूड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ की गई थी? गनियारी बिलासपुर में की गई थी, जहां जो चूड़ियां आती थी वो फिरोजाबाद से आती थी। अब जो गनियारी में चूड़ी बनाए जाते हैं, तो मल्टी स्किल सेंटर बिलासपुर में भी है और दंतेवाड़ा में भी है। तो अभी जो नया स्थापना किया गया है वो दंतेवाड़ा में किया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या है? दंतेवाड़ा, क्योंकि ऑप्शन में बिलासपुर ऑप्शन है ही नहीं। इसके बाद है 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस योजना के स्थान पर लागू किया गया है? ये करेंट का टॉपिक था कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के स्थान पर, अर्थात इसका नाम को बस बदल दिया गया है, जो योजना है वो वही है। इसका आंसर क्या है? तो पहला ऑप्शन ए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के स्थान पर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लाया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो 20 नवंबर 2014 को किया गया था, जिसका नाम अब परिवर्तित कर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किया गया है। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4 किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण पहला जब हुआ था, राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण पहला कहेगा तो 1991-92 में हुआ था। अगर इसमें चौथा पूछा गया है तो इसका आंसर क्या होगा? 2016-17 इसका सही आंसर है। इसके बाद है 21वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस प्रशासनिक संभाग में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गुड़ का वितरण किया जाता है? जो सोसाइटी है सार्वजनिक वितरण केंद्र, वहां पर किस जिला में गुड़ भी वितरित किए जाते हैं? आपको चावल मिलता होगा, गेहूं मिलता होगा, इसके अलावा चना भी मिलता होगा और दाल भी मिला होगा। कई बार जब पहले मिलता था तो तेल भी मिलता था, लेकिन इसमें बताया गया कि गुड़ कहाँ वितरण होता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन, बस्तर जिला में गुड़ वितरण किए जाते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। हम इसमें आपको पूरा डिटेल दे देते हैं। जगदलपुर बस्तर में मिशन कंपाउंड ग्राउंड में मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ किया गया था। ध्यान देंगे आप, मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बस्तर में किया गया है। और कब किया गया है? तो 16 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया है। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। मधुर गुड़ योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो बस्तर में। और कब किया गया था? तो 16 जनवरी 2020 को किया गया था। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवारों को 17 रुपया प्रति किलो की दर से 2 किलो गुड़ प्रति माह प्रदान किए जा रहे हैं। उसी योजना को इसमें एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद है 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न क्या है? तो संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर क्या है? संजीवनी एक्सप्रेस सेवा का नंबर क्या है? तो आप जानते होंगे 108 है। और इसमें 102 जो दिया हुआ है वो क्या है? तो वो महतारी एक्सप्रेस है। और 102 क्या है? महतारी एक्सप्रेस। और 108 क्या है? तो संजीवनी एक्सप्रेस। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है 23वां प्रश्न, वर्ष 2020-21 में छत्तीसगढ़ राज्य में कहां पर नए सरकारी मेडिकल खोले जाएंगे? तो किन किन जगहों पर नया सरकारी मेडिकल खोला जाना है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? कोरबा में खोला जाना है। इसके अलावा महासमुंद में भी खोला जाना है और कांकेर में भी खोला जाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर क्या हो जा रहा है? डी ऑप्शन इसका आंसर हो जा रहा है। इसके बाद है 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या है? तो जो वृद्ध पुरुष या स्त्री असहाय है एवं अकेले रहते हैं उनके लिए पुलिस विभाग ने एक सेवा प्रारंभ की है, जिसका क्या नाम है? ये हमें फाइंड आउट इसमें करना है। तो इसका सही आंसर क्या है? समर्पण सेवा, बी ऑप्शन इसका आंसर है।
25वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने पैथोलॉजी लैब की स्थापना का निश्चय किया है, जहां 70 प्रकार की जांच न्यूनतम दर पर की जाएगी। यह लैब कहाँ स्थापित किए जाएंगे? तो प्रत्येक संभाग में स्थापित किए जाएंगे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला है 26वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के मध्य महानदी जल विवाद पर एक न्यायाधिकरण सुनवाई कर रहा है। इस न्यायाधिकरण अक्टूबर-नवंबर 2020 के अध्यक्ष कौन है? ये हमें फाइंड आउट करना है। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति एम खानविलकर। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहां आप देख सकते हैं 27वां प्रश्न है, सोनबेरा पठार किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? सोनबेरा पठार कहां है? तो सोनबेरा पठार मुख्यतः रूप से उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का गरियाबंद और महासमुंद जिला उड़ीसा से लगा हुआ है। तो गरियाबंद जिला में फैला हुआ है सोनबेरा का पठार। इसके बाद है 28वां प्रश्न, अर्थात 27वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है सोनबेरा पठार कहाँ है? तो गरियाबंद जिला में। इसके बाद है 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मनियारी नदी, खारून नदी, तांदुला नदी और अरपा नदी दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है? मनियारी नदी इसका सही आंसर है, क्योंकि मनियारी नदी की लंबाई सबसे ज्यादा है। कितना है? तो 134 किलोमीटर, जबकि खारून नदी का कितना है? तो 64 किलोमीटर और अरपा नदी 100 किलोमीटर बहती है। तो सबसे लंबी कौन सी हो जाती है? मनियारी नदी। इसके बाद है 29वां प्रश्न। 29वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी मुख्य रूप से किस तरह की भूमि में पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में कन्हार मिट्टी किस तरह की भूमि में पाया जाता है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मैदानी एवं घाटी क्षेत्रों में। अगला 30वां प्रश्न है, सन 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? हम यहां आपको क्लियर कर दे, 2001 में नगरीकरण प्रतिशत कितना था पूरा छत्तीसगढ़ में? तो 20.09% था, जबकि 2011 में बढ़कर कितना हो गया था? 23.24। हम दोनों का अंतर इसमें पूछा है, तो दोनों का अंतर करते हैं तो 3.15 हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? 3.15, अर्थात सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, 31वां प्रश्न। जनगणना वर्ष 2001 से 2011 के मध्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या की सबसे कम वृद्धि हुई है? अर्थात 2001 से 2011 के मध्य कहां पर जनसंख्या में सबसे कम वृद्धि हुई है, यह हमें फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं सबसे कम कहां हुआ था? बीजापुर में। इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन, 2001 और 2011 जनगणना के मध्य बीजापुर जिला में 8.71% की वृद्धि हुई, जो कि सबसे कम है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 32वां प्रश्न। तुमनखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल एवं वराखोल किस पुरातात्विक पर्यटन केंद्र में स्थित है? ये सभी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? बिलासपुर जिला के रतनपुर में स्थित है, जो कि महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। रतनपुर जो कि छत्तीसगढ़ का प्राचीन राजधानी भी है। तो ये सारे जो खोल आ रहे हैं, तुमनखोल, नलखोल, देवीखोल, भैरमखोल और वराखोल, ये सभी रतनपुर में स्थित है। इसका सही आंसर क्या है? डी ऑप्शन। अगला है 33वां प्रश्न। सही सुमेलित युग्म चिन्हित करें। सही हमें सुमेलित करना है। यहाँ 4 दिया हुआ है और कॉलम 2 दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है माँ बमलेश्वरी मंदिर, ये देवी मंदिर है, और एक भगवान बुद्ध का मंदिर है। ये कहाँ है हमें फाइंड आउट करना है।
सबसे पहला दिया हुआ है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर, तो ये कहाँ है, ये डोंगरगढ़ में है और राजनांदगांव जिला में है। तो पहले का क्या आ जाता है, बी ऑप्शन। तो ऑप्शन में देखेंगे पहला में क्या दिया हुआ है, डी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सही नहीं है। दूसरा दिया हुआ है यहाँ माँ दंतेश्वरी देवी मंदिर, तो माँ दंतेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है, दंतेवाड़ा में है। तो दूसरा में क्या दिया हुआ है देख सकते हैं, दूसरा में बी, तो दूसरा में गलत दिया हुआ है। माँ दंतेश्वरी देवी मंदिर कहाँ है, तो दंतेवाड़ा जिला में है, ये भी गलत हो जाता है, सी भी गलत है। तो अर्थात पहला और चौथा में से एक सही है। तो अगला है माँ महामाया देवी मंदिर, ये कहाँ है, तो ये रतनपुर में है। माँ महामाया देवी मंदिर कहाँ है, रतनपुर में। हमने आपको पहले क्वेश्चन में ही बताया, जो भंवरखोल, तुमनखोल, वीरखोल, देवीखोल पूछा गया है वो कहाँ, रतनपुर में है, और रतनपुर में ही है महामाया देवी का मंदिर। तो तीसरा में क्या आना चाहिए था, डी, तो तीसरा में यहाँ ए है, तो ये गलत है, ये भी गलत हो जाता है। तो चौथा एक बन जाता है। भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ है, तो सिरपुर में, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सतमहला पुरातात्विक स्थल किस जिले में स्थित है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सीजीपीएससी हर बार कुछ न कुछ नया नया प्रश्न पूछता है, चाहे वो सीजीपीएससी प्री का एग्जाम हो या मेंस का एग्जाम हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में कोई ना कोई नया सवाल जरूर पूछता है। तो इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे ये प्रश्न, तो सतमहला पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है, इसका आंसर है डी ऑप्शन, सरगुजा। सरगुजा के कलचा ग्राम में सतमहला पुरातात्विक स्थल स्थित है। यहाँ से 7 स्थानों को भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसी मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ 7 विशाल शिव मंदिर थे। ध्यान देंगे 7 महल पुरातात्विक स्थल का संबंध शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है, ऐसा भी याद रख सकते हैं। वह जो अवशेष प्राप्त हुआ है वो शिव मंदिर से जुड़ा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, और ये प्रश्न क्या है, तो विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। हम तो इसका सिंपली आंसर बता सकते हैं कि ये कहाँ होगा, ऐसे ही बता सकते हैं कि नारायणपुर में होगा, लेकिन आपको ध्यान देना है विष्णु मंदिर नारायणपुर नामक पुरातात्विक स्थल नारायणपुर में नहीं है। आप ध्यान देंगे ये कहाँ है, तो ये बलौदा बाजार जिला में है, और माना जाता है कि पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में इसके सामंत थे। पृथ्वीदेव द्वितीय के शासनकाल में उसके सामंत थे ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ने बलौदा बाजार के नारायणपुर क्षेत्र में, बलौदा बाजार जिला के नारायणपुर क्षेत्र में विष्णु मंदिर के साथ धुर्जरी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इसके अलावा डूमर महल का भी निर्माण करवाया था। तो हमें याद रखना है विष्णु मंदिर नारायणपुर कहाँ है, बलौदा बाजार जिला में है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न क्या है, तो प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरबपुरी शासक सुदेव राज ने अपने अधिकारी इंद्रबल राज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया था। तो इसका सही आंसर क्या है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है महाबलाधिकृत, और दूसरा दिया हुआ है सर्वाधिकारीधिकृत, और तीसरा दिया हुआ है महामांडलिक, और चौथा दिया हुआ है महासामंत। इसका सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन महासर्वाधिकृत इसका सही आंसर है। कहा जाता है कि सरबपुरी वंशी शासक सुदेवराज, जिनका शासनकाल है 571 से 580 ईस्वी है, तो इसमें इसी शासनकाल के दौरान इंद्रबल राज ने अपना सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में जाना जाता था, तो हम इसे ही कहते हैं सर्वाधिकारीधिकृत। इसके बाद है 37वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ के रतनपुर में शासन करने वाले करचुली मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे। तो इसमें से हम पढ़ते हैं त्रिपुरी के करचुली पढ़ते हैं। आपने देखा होगा त्रिपुरी के करचुली ने छत्तीसगढ़ में आकर शासन किया था। तो इसमें ऑप्शन तो त्रिपुरी नहीं था, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है
महिष्मति। इसका सही आंसर क्या है? तो महिष्मति ही है। हम कह दें इसमें कि जो कलचुरी राजवंश थे उनमें प्राचीन राजवंशों में से एक है और कलचुरी नरेश महिष्मति ने महिष्मति नगर बसाया था जो बाद में त्रिपुरी कहलाया, अर्थात महिष्मति को ही त्रिपुरी के नाम से जाना गया बाद में। लेकिन हम अधिकतर बुक में आप देखेंगे तो त्रिपुरी के जो कलचुरी थे वही लोग आकर छत्तीसगढ़ के रतनपुर में शासन किए थे और बाद में त्रिपुरी को ही महिष्मति के नाम से जाना गया। तो इसी त्रिपुरी राजवंश के एक शाखा हुए थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में आकर शासन किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? पहला ऑप्शन, आप ध्यान देंगे। इसके बाद अगला है 38वां प्रश्न, बस्तर में काकतीय वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है? बस्तर के जो शासक हुए उसका सही क्रम हमें यहाँ जमाना होगा। तो हम जानते हैं बस्तर में जो काकतीय वंश हुए उनमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं अन्नमदेव, ध्यान देंगे, इसीलिए अन्नमदेव को सभी में रखा गया, देख सकते हैं अन्नमदेव। अन्नमदेव के बाद हम क्या पढ़ते हैं? नरसिंह देव। तो इसका आंसर क्या आ जाता है? एक ही में दिया हुआ, देख सकते हैं अन्नमदेव, नरसिंह देव, पुरुषोत्तम देव, दलपत देव। इसका सही आंसर है बी, आप सॉरी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, हमने 38 प्रश्न देख लिया। इसके बाद चलते हैं 39वें प्रश्न पर। यहाँ 39वां प्रश्न पूछा गया है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है। धनकुल जगार हम जानते ही हैं, तो धनकुल जगार होता है, क्या होता है ये हमें यहाँ आंसर लगाना है। इसमें धनकुल का मतलब है वाद्य यंत्र। हम आप जानते होंगे धनकुल जगार, धनकुल गीत। तो धनकुल से गीत गाया जाता है जो कि एक वाद्य यंत्र है और बोलकर गीत गाया जाता है, ये बजाने का एक यंत्र है धनकुल। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। धनकुल के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी को हम जान लेते हैं। धनकुल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है बजाने का जो मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची से निर्मित होता है। यह निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बताया आपको धनकुल जगार, तो धनकुल जगार में कई और होते हैं जैसे कि आठे जगार, तीजा जगार, लक्ष्मी जगार, बाली जगार। तो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि आठे जगार का संबंध धनकुल से है, तीजा जगार का संबंध धनकुल से है और लक्ष्मी जगार का संबंध धनकुल से है। इसके अलावा बाली जगार का भी संबंध धनकुल से है। इसके बाद है अगला प्रश्न, 40वां प्रश्न है, छंद प्रभाकर के रचनाकार थे। और इस प्रश्न को व्यापम द्वारा भी पूछा जा चुका है कि कौन छंद रचनाकार है, और छंद प्रभाकर के रचनाकार को ही पूछा गया था और इसका आंसर ही यही भी लिया गया था। सी ऑप्शन है जगन्नाथ प्रसाद भानु, इनके द्वारा ही लिखा गया है छंद प्रभाकर। इसके अलावा इसकी और कई रचना है, लेकिन हमें यही जान लेते हैं कि छंद प्रभाकर के रचयिता कौन है, तो जगन्नाथ प्रसाद भानु। इसके बाद चलते हैं 41वें प्रश्न पर। 41वां प्रश्न है, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सेवाई का मतलब यह कर से है, जो हम टैक्स देते हैं उससे जुड़ा हुआ है, न कि जो हम सेवाई खाते हैं वो है। ये मराठा कालीन द्वारा मराठा काल में लगाए जाने वाले कर होते हैं, एक सेवाई कर। जैसे हम टैक्स देते हैं, जैसे बिजली हम जलाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, सिनेमा घर में जाते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, कोई वस्तु को हम कुछ खरीदते हैं तब उसका टैक्स देते हैं। तो एक तरह का ये भी टैक्स था सेवाई। लेकिन ये हमें क्लियर करना है कि जो सेवाई है वो भूमि कर है, क्या आबकारी कर है, क्या चुंगी कर है, क्या एक तरह का जुर्माना है। तो हम एक तरह का इसका आंसर क्या लेंगे, जो लगाए जाते थे सेवाई वो अर्थ दंड होता था एक तरह से। जैसे कि आप कुछ गलती कर दिए तो आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा, उसी तरह से ये था सेवाई जुर्माना था एक तरह से, अर्थ दंड। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? पहला ऑप्शन हो जाता है जुर्माना। इसके बाद है अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न थोड़ा धुंधला हो चुका है, लेकिन हम इसमें बोलकर आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें कहा गया कि रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ था। ये पेशावर पाकिस्तान में है, लेकिन जब ये उसी समय का है, आप देखेंगे तो सभी ऑप्शन में 1932 दिया हुआ है और जनवरी मार्च दिया हुआ है। तो पुराना इतिहास का टॉपिक है और छत्तीसगढ़ में भी प्राचीन इतिहास शामिल है। ये आधुनिक इतिहास का है, छत्तीसगढ़ में भी आधुनिक इतिहास है। तो रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया था, तो कौन सा डेट में मनाया गया था ये हमें यहाँ आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या है, तो 29 जनवरी 1932 को रायपुर में पेशावर दिवस मनाया गया था। इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी भी दे देते हैं। जब महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब विभिन्न स्थानों में आंदोलन हुआ था। तो इसी के समर्थन में छत्तीसगढ़ में भी 29 जनवरी 1932 को पेशावर दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तेजना के साथ उत्तेजनापूर्ण भाषण के आरोप में पंडित रविशंकर शुक्ल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त इस सम्मेलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण दास, इसके अलावा खूबचंद बघेल ये भी शामिल हुए थे। पेशावर दिवस कब मनाया गया था, तो 29 जनवरी 1932 को। इसके बाद है 43वां प्रश्न। इसमें प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था। ब्रिटिश शासन काल में ही छत्तीसगढ़ में तहसील व्यवस्था प्रारंभ हो चुका था, तो किसने किया था। इसका आंसर है कैप्टन इलियट। हालांकि कैप्टन यहाँ नहीं लिखा है। इसका आंसर क्या है, तो डी ऑप्शन है, कैप्टन इलियट द्वारा छत्तीसगढ़ में 1857 में ही तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ कर दिया गया था। और जब 1854 में तहसीलदारी व्यवस्था पहली बार लाया गया तो केवल 3 तहसील बनाए गए थे, और 1957 में जब लाया गया तो नवागढ़ और दुर्ग को भी तहसील बनाया गया था। इस तरह से विस्तार होते गया और अभी 23 नए तहसील बनाए गए हैं। इसके बाद है अगला 44वां प्रश्न। जिला पंचायत में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही क्या है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर के होते हैं। हमें इसमें क्या बताना है, तो जनपद पंचायत का हमें बताना है। ग्राम पंचायत में कितना होता है, ग्राम पंचायत में क्या होता है, तो 5 होते हैं, अर्थात कितने वार्ड होते हैं अधिकतम, तो न्यूनतम कितना हो सकता है 10 और अधिकतम कितना होता है 20 वार्ड ग्राम पंचायत में। जबकि जनपद पंचायत में कितना होता है, तो न्यूनतम कितना होता है 10 और अधिकतम होता है 25। और इसमें क्या होता है, तो जिला पंचायत में न्यूनतम होता है 10 और अधिकतम होता है 35। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है। इस प्रश्न को हमने हमारे यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी टैब होते हैं उसमें डाला था। जब एग्जाम नहीं हुआ था तब पहले ही हमने डाल दिया था ये प्रश्न, और यही प्रश्न इसमें पूछा गया है। और इसका सही आंसर क्या है, तो आंसर है सी ऑप्शन 12वां, जो अमिताभ जैन है उनको 12वां मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ का नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, जो आरपी मंडल थे वो 11वें थे और उनका रिटायरमेंट नवंबर 2020 में समाप्त हो चुका है। उसके बाद ही 12वें नंबर का मुख्य सचिव अमिताभ जैन को नियुक्त किया गया है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। इसमें प्रश्न है, जनपद पंचायतों के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, 100% या सभी जनपद पंचायत के सदस्य। जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, सभी अध्यक्ष सदस्य होते हैं। इसके बाद है अगला 47वां प्रश्न। सैतालीसवां प्रश्न है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कितने बहुमत से पारित होना चाहिए। अर्थात जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को अगर हटाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से तो कितना बहुमत लगेगा, ये हमें यहाँ आंसर लगाना है।
इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला आप यहां देखेंगे, पहला दिया हुआ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। उपाध्यक्ष को हटाना है, ध्यान देंगे, अध्यक्ष को नहीं हटाना है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है निरपेक्ष बहुमत से। इसमें तो ये फिक्स रहेगा कि इसमें 2/3 बहुमत रहेगा या 3/4 बहुमत रहेगा, बहुमत से हटाना ही है। इसमें सामान्य बहुमत से तो नहीं हटा सकते। तो इसका आंसर क्या है? तीसरा पहले देख लेते हैं। तीसरा दिया हुआ है उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से। अगला दिया हुआ है उपस्थित और मतदान करने वाले 3/4 सदस्यों के बहुमत से। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद है अगला है 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न, विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में सही कौन सा है? वह सभी स्थायी समिति का पदेन सदस्य रहेगा। विधानसभा का सदस्य है जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है ऐसा। तो इनमें से कौन सा कंडीशन सही है यह हमें यहां बताना है। तो इसका दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वह किसी एक स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वह किन्हीं 2 स्थायी समितियों का पदेन सदस्य हो सकता है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वह किसी स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं हो सकता। आप देखेंगे तो जो ये ऑप्शन दिया हुआ है सेम टू सेम है और हो सकता है नहीं हो सकता है कहा गया है, और इसमें सभी कहा गया समिति, सभी समिति का। तो इसका आंसर क्या होगा? वह सभी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है, इसका सही आंसर है। इसके बाद है 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न है ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? आप भी कोई गांव में निवास करते होंगे तो आपने भी एक पंच को चुना होगा, और हम पंच को कैसे उनके पद से हटा सकते हैं, वो पद से कैसे हट सकता है, इसी को यहाँ हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आंसर है प्रत्यावर्तन। इसे हम रिकॉल भी कहते हैं। रिकॉल में क्या होता है कि पंचायती राज अधिनियम 1992 के धारा 21 क में कहा गया कि जिसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन पंचायत पदाधिकारी जैसे सरपंच या पंच को वापस बुलाया जा सकता है, तो प्रत्यावर्तन के द्वारा वो अपने पद से हटाए जा सकते हैं। ध्यान देंगे, आप इसे हटा नहीं रहे हैं, आप चुने हैं तो आप तो अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटा सकते हैं, क्योंकि वो अपने पद से हटाया जा रहा है। तो अधिकारियों द्वारा प्रत्यावर्तन के द्वारा या आप भी प्रत्यावर्तन के द्वारा बुला सकते हैं जब 2.5 वर्ष पूरा हो जाता है, तो इसे हम रिकॉल कहते हैं। इसके बाद है 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न है राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, मुख्यमंत्री का सचिव। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। हमने देखा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से पूछे गए 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, जो कि एग्जाम कब लिया गया था आप यहाँ देख सकते हैं। 14 दिसंबर को यह एग्जाम लिया गया है CGPSC द्वारा, और ADI एग्जाम 2020 है। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें।